बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन एंड ग्राफ, जिसकी हम पहली 4 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट सॉल्व करें। तो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5। इसे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है स्केलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। अब स्केलिंग और शिफ्टिंग होता क्या है? स्केलिंग और शिफ्टिंग बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन ये नाम आपने पहली दफा सुना होगा। हम दरअसल करते क्या है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को उसकी असल लोकेशन से अगर डिसलोकेट कर दिया जाए, या तो वो उसको हम किसी और प्लेन में शिफ्ट कर दें, या फिर ग्राफ अपनी अपीयरेंस चेंज कर ले, ठीक है, या एज इट इज ग्राफ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, या फिर ग्राफ अपनी शक्ल को चेंज कर ले, इस चीज को हम स्केलिंग या शिफ्टिंग का नाम देते हैं। और ये सारी चीजें कोलेक्टिवली जो कहलाती हैं वो ट्रांसलेशन कहलाती हैं। अब ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ थ्रू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड स्केलिंग। ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ दरअसल किसी भी ग्राफ की वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट को कहा जाता है। तो अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय शिफ्ट ऑफ अ ग्राफ, सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है शिफ्ट ऑफ अ ग्राफ। शिफ्ट का मतलब क्या है कि शिफ्ट में हम करते ये हैं स्टूडेंट्स कि शिफ्ट इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल ट्रांसलेशन। शिफ्ट में दरअसल, मैं पहले अपने वर्ड्स में बता दूं फिर डेफिनेशन पे चलते हैं। शिफ्ट में दरअसल हम करते क्या है कि ग्राफ को लेफ्ट और राइट या अप और डाउन मूव करवाते हैं, ठीक है। कि ग्राफ इस वक्त अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में हो, ओरिजिन 0 0 पे हो, तो वो कहां से कहां मूव करेगा, या जो भी उसकी बेसिक ग्राफ आपको दिया गया हो, अगर उसके अंदर हम कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं या वेरिएबल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो ग्राफ जो है वो अपनी असल जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाता है, ठीक है। या एक्स एक्सिस पे मूव कर जाएगा या वाई एक्सिस पे मूव कर जाएगा। एक्स एक्सिस के भी दो केसेस हैं, या वो लेफ्ट एक्स एक्सिस पे जाएगा या राइट पे चला जाएगा, या अपवर्ड चला जाएगा वाई एक्सिस पे या डाउनवर्ड आ जाएगा। तो फिर इसको हम दो कैटेगरीज में चेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट एंड वर्टिकली शिफ्ट। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पे जाने से पहले हम शिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि शिफ्ट क्या है। अ शिफ्ट इज अ रिजिड, रिजिड बोलते हैं स्टूडेंट्स ऐसी चीज जो सख्त हो, जिसमें चेंजिंग ना आ सकती हो, ठीक है। अ शिफ्ट इज अ रिजिड, रिजिड मींस गैर लचकदार, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, और नॉन फ्लेक्सिबल ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ, यानी कि शिफ्टिंग के अंदर ग्राफ की असल लोकेशन या असल शेप चेंज नहीं होती। ग्राफ अगर जिस तरह भी है, अगर वो साइनोसाइडल है या ग्राफ पैराबोलिक है, वो एज इट इज रहेगा, उसकी अपनी हालत नहीं बदलेगी, उसकी जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल भी आपको करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से ग्राफ की शिफ्टिंग की जाती है। तो शिफ्ट में क्या होता है? ग्राफ अपनी लोकेशन को चेंज करता है, ग्राफ अपनी अपीयरेंस को चेंज नहीं करता, सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ एज इट डज नॉट चेंज द शेप और साइज ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, यानी कि ये किसी फंक्शन के ग्राफ के साइज को चेंज नहीं करता या उसकी शेप को चेंज नहीं करता। शिफ्ट ओनली चेंजेस द लोकेशन ऑफ द ग्राफ। शिफ्ट किसी भी ग्राफ की सिर्फ लोकेशन को चेंज कर देता है, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह। इसलिए हम डेली लाइफ में भी शिफ्टिंग का लफ्ज यूज करते हैं कि जब हम घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो हम शिफ्ट का लफ्ज यूज करते हैं। मीन्स कि हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज नहीं करते, हम उसकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं। अब शिफ्टिंग के अंदर की दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को। जी स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट अकर्स व्हेन पोजीशन पॉजिटिव कांस्टेंट c greater than 0 adds or subtract from the x coordinate leaving the y coordinates unchanged। तो स्टूडेंट्स, साफ जाहिर है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे राइट या लेफ्ट मूव करता है, और ये मूवमेंट किसकी वजह से आती है कि जब आप फंक्शन में दिए गए एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। फंक्शन को चेंज करना मींस पूरी वैल्यू ऑफ फंक्शन में कुछ ऐड करना। फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करने से मुराद फंक्शन में दिए गए एक्स के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं छोटी सी, तो ये है, ये देखें, अगर आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से y is equals to x square plus 1, दिस इज द फंक्शन। अब इस फंक्शन में अगर आप हॉरिजॉन्टल चेंज लाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, सारा फंक्शन उसी तरह है, 1 भी अपनी जगह पे है, सिर्फ x के अंदर चेंज आया है, या कुछ ऐड हुआ है या कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है।
अब ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, दिस इज द कॉज ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो अब वर्टिकल शिफ्टिंग में जब हम जाएंगे तो फिर उसमें हम देखेंगे कि हम एक्स में चेंज नहीं करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है। तो अभी हम चलते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल स्टूडेंट्स नजर आ रही होंगी। पहली एग्जांपल है आपके पास ग्राफ ऑफ x माइनस 3। अब ये देखें, वैसे अगर हम देखें तो ग्राफ ऑफ मॉड x क्या बनता है, मॉड x का जो ग्राफ होता है वो वी शेप होता है। ठीक है, यानी वो ओरिजिन से मूव करता है। अगर मैं यहाँ पे रफली आपको एक मॉड x का ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ यूं होता है। क्योंकि एब्सोल्यूट x हमने पढ़ा हुआ है, इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन इसकी जो रेंज है ना वो सारी की सारी आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर होती है। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होती है, जीरो भी शामिल होता है, यानी कि इसकी रेंज हमेशा यूं रहेगी। ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब यहां से ग्राफ को यहां पे शिफ्ट करवाने का मतलब क्या है कि आप इस फंक्शन के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट करवा दें। लेट्स से हमने x के अंदर कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट 3 को माइनस किया तो ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ग्राफ विल शिफ्ट हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स राइट। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सब्ट्रैक्ट किया तो राइट पे क्यों मूव कर रहा है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ ग्राफ। जब आप कोई चीज माइनस करते हैं वेरिएबल x के अंदर तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट हो जाता है, और जब आप कोई चीज ऐड करते हैं तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली उतने यूनिट्स लेफ्ट मूव कर जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए राइट मूव होगा, एडिशन के लिए लेफ्ट मूव होगा, और हॉरिजॉन्टली मूव होगा अगर आप x के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यही एग्जांपल यहाँ पर हुई हुई है। आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3। तो ग्राफ अपनी असल पोजीशन 0 0 की जगह 3 यूनिट्स राइट मूव कर गया। ठीक है, अब ये 3 वाली लाइन है तो ग्राफ जो है वो 3 यूनिट्स राइट हो गया। इसी तरह जब कुछ ऐड किया गया है, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि एडिशन जो है वो मोस्टली ये होता जाता है कि पॉजिटिविटी जो है वो राइट पे होती है और नेगेटिविटी लेफ्ट के लिए होती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा सिनेरियो है। जब कोई चीज ऐड होगी तो ग्राफ उतने यूनिट लेफ्ट मूव करेगा, और जब कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो ग्राफ उतने यूनिट राइट मूव करेगा एक्स एक्सिस पे। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट x प्लस 3। अब आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो कितने यूनिट्स लेफ्ट मूव कर गया। दिस इज 2, दिस इज 4, सो दिस इज 3। तो ये 3 यूनिट्स लेफ्ट मूव कर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं इस ग्राफ की। अगर मैं इंटरप्रिटेशन आपके सामने लिखूं तो वो ये यूं होगी कि ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट x प्लस 3 इज लेफ्ट शिफ्ट अप टू 3 यूनिट्स। ठीक है, तो या इसके लिए लिखेंगे ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस 3 इज हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट अप टू 3 यूनिट्स। सो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अब आपने याद रखना है कि वेरिएबल के अंदर कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो वो लेफ्ट या राइट शिफ्टिंग का सबब बनती है। अब हम चलते हैं वर्टिकल शिफ्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वर्टिकल शिफ्ट क्या है। वर्टिकल एक्सिस हमेशा हमारे पास y एक्सिस होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में अगर हमने x के अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया था तो x एक्सिस पे चेंज हुआ था। अब हम y के अंदर अगर कुछ चेंज करेंगे तो y एक्सिस पे चेंज होगा। y में चेंज से मुराद पूरे फंक्शन में चेंज करना। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। चलिए एक दफा मैं दोबारा यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं 4 ऐड कर दूं, इस फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों वो एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फंक्शन, सो दिस इज द पैराबोला अपवर्ड्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो ग्राफ है ना, आप देखें पूरे एक्स के अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ, पूरे फंक्शन के अंदर कुछ ऐड हो गया, यानी वाई के अंदर 4 ऐड हो गया। वाई अगर एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर में 4 ऐड हुआ, तो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स ऊपर मूव कर जाए। ठीक है, अपवर्ड। यहां पे सीधा सीधा सिस्टम है, अगर कुछ ऐड हो रहा है तो अपवर्ड, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डाउनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। अगर यही चीज मैं यूं कर दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये पैराबोला अपवर्ड ही होगा, लेकिन ये 4 यूनिट्स डाउन से स्टार्ट होगा यूं। ठीक है, होगा अपवर्ड ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये बन जाएगा। तो आपने याद रखना है कि पूरे फंक्शन में कुछ ऐड करे तो अपवर्ड का सबब बनता है,
और पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट हो तो डाउनवर्ड का। जबकि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में ये चीज उल्टी होती है, अगर कुछ चीज ऐड हो जाए तो वो लेफ्ट शिफ्ट होती है, अगर कुछ ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो राइट शिफ्ट होती है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसकी एग्जांपल को देखते हैं। वर्टिकल शिफ्ट कहता है द वर्टिकल शिफ्ट अकर्स व्हेन पॉजिटिव कांस्टेंट add or subtract to or from every y coordinate or in other words throughout the entire f of x। यानी पूरे फंक्शन में कोई चीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो वो कॉज किसका बनता है, वर्टिकल शिफ्ट का। while leaving the x coordinate remain unchanged, जबकि आपने x को नहीं छेड़ना, फंक्शन के अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है, ये दो ग्राफ्स हैं। अब अगर पिछले ग्राफ को अगर आप देखें ना तो वो x के अंदर ऐड हो रहा था, यानी ऑपरेटर के अंदर ही उसके अंदर चेंजिंग आ रही थी, x में चेंजिंग आ रही थी। लेकिन यहाँ मॉड फंक्शन है एब्सोल्यूट ऑफ x, जिसका मैंने आपको बताया वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बनाकर दिखाऊं ना एब्सोल्यूट फंक्शन, तब आपको इसकी एक्यूरेसी का पता चलेगा। ये है स्टूडेंट्स आपके पास, अगर हम एब्सोल्यूट x का ग्राफ बनाना चाहें ना तो वो कुछ यूं हो, यूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर खाली यहाँ पे मैं इसको एक कैप्शन दे देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का ग्राफ है। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स में 3 को ऐड कर दिया तो एडिशन से क्या हुआ कि आपका ग्राफ 3 यूनिट्स वाई एक्सिस पे अपवर्ड मूव हो गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो वो यूं बनेगा, क्योंकि वो उसने रहना है 0 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने इसके अंदर कुछ फंक्शन में सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ग्राफ आपका 3 यूनिट्स नीचे से स्टार्ट होगा। देखें ये -2 है, ये -3 के सामने डॉट लगा। ठीक है बच्चों, तो वर्टिकल शिफ्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप पूरे फंक्शन में कुछ ऐड ये करते हैं तो वर्टिकल अपवर्ड होगा, अगर पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। जबकि हॉरिजॉन्टल में अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक्स एक्सिस में यानी एक्स की वैल्यू में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपकी एक्सरसाइज में शिफ्टिंग के क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 1 से 4 तक। फिर 5 में क्योंकि स्केलिंग आ जाएगी तो फिर हम स्केलिंग को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शंस एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द अदर फंक्शंस यूजिंग द ट्रांसलेशन, वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग ग्राफिकल कैलकुलेटर। अच्छा बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है कि एट दिस स्पॉट क्वेश्चन के अंदर ये वीडियो में रहते हुए ग्राफ को ड्रा करना एक लेंथी काम है, जो कि हम 1.1 से 1.4 तक करते आए हैं। किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक्स की कुछ वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, डोमेन को, उसकी पहले डोमेन देखते हैं कि फंक्शन की डोमेन क्या है, कुछ वैल्यूज लेते हैं, फिर उसके अगेंस्ट आपको रेंज मिलती है, आप उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफिंग आपका काम है, ग्राफ पेपर आपने बनाना है, सॉरी ग्राफ आपने ग्राफ पेपर बनाना है। हम यहाँ पे हमने ग्राफ जो है वो मैंने जो ड्रा किए हैं स्टूडेंट्स, ये एक सॉफ्टवेयर है मैथवे के नाम से, मैं लिख देता हूँ मैथवे। और जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं स्टूडेंट्स वो मैं बनाता हूँ साइंटिफिक वर्क प्लेस से, SWP। ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करता हूँ, इजीली आपको फ्री में भी मिल जाते हैं गूगल से, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इसकी ग्राफिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए कि अब ये मॉड एक्स है, इसके लिए टेबल बनाएं, एक्स की कुछ वैल्यू लें, वाई मिलेंगे, उनको ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर लें। आपको मैंने बेतहाशा एक्सरसाइजेस ग्राफ पेपर पे करवाई हुई है। तो अभी यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि हमने शिफ्टिंग और स्केलिंग देखनी है। अगर आपको ग्राफ बनाना सीखना है तो फिर आप 1.1 पे जाएं, वहां से पहले ग्राफिंग सीखें कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, फिर आपने 1.5 पे आना है। तो चलते हैं जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ये देखें स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले ये देखें कि इस क्वेश्चन में आपको जो बेस ग्राफ दिया गया है ना, दैट इज y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x। तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे बेस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x विद x बिलोंग्स टू set of real numbers and y belongs to set of positive real numbers plus 0।
यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो उस हिसाब से आपका ग्राफ ये बनता है कि डोमेन आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल सकते हैं, नॉन नेगेटिव, ठीक है, जीरो इंक्लूड करके। अब आगे आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर आप देखें तो एग्जाम्पल वाली चीज है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अंदर +3 हुआ था, यहाँ पे +2 है, तो हम क्या लिखेंगे। अब एक्स के अंदर कुछ ऐड हो रहा है तो ग्राफ पे क्या इंपैक्ट होगा कि ग्राफ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। एडिशन है ना, तो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राफ ग्राफ of y is equals to absolute x plus 2 is horizontally shift 2 units लेफ्टवर्ड। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखें कि अगर इसका ग्राफ बनाते हैं पेपर के ऊपर, ग्राफ पेपर पे, तो आपको नजर आएगा कि ये जो इसका एज है ये आपको कहाँ मिलेगा, -2 के ऊपर, क्योंकि ग्राफ आपका 0 से -2 यूनिट्स बैक पे आ गया क्योंकि आपने 2 ऐड किया। एडिशन हमेशा लेफ्ट शिफ्ट करवाती है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी और डी पे। जी स्टूडेंट्स, पहले पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या हो रहा है, अब एक्स के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, एक्स की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन है, तो ये कॉज होगा राइट शिफ्ट का। तो इसके लिए आंसर हम कैसे लिखेंगे, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x माइनस 2 इज हॉरिजॉन्टली शिफ्ट 2 यूनिट्स राइट। अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये 2 यूनिट्स राइट पे जाकर मूव कर गया अपनी असल पोजीशन से। असल जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है, 0 0 पे मीट करता है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये कहाँ पे मीट कर गया, 2 यूनिट्स राइट पे। अब इसी तरह आ जाए इसके पार्ट नंबर सी और डी पे। सी में क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देखें तो सी में एब्सोल्यूट एक्स हमारे पास बेस फंक्शन था, बेस फंक्शन में 2 ऐड हो रहा है, फंक्शन के अंदर 2 ऐड हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से फंक्शन में से 2 माइनस हो रहा है तो इसके लिए लिखेंगे वर्टिकल शिफ्ट डाउनवर्ड। और दोनों के लिए हम कलेक्टिवली लिख लेंगे बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप इन दोनों के ग्राफ को देखें बच्चों तो ये जो ग्राफ है, यहां से अगर मैं एक ग्राफ और बनाता हूं आपके लिए, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ होगा जो 0 0 से मीट कर रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्स। ठीक है, यहाँ कैटेगराइज हुआ है कि जो डॉटेड ग्राफ है दैट इज एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 की वजह से वो 2 यूनिट्स नीचे आ गया, और जो सॉलिड ग्राफ है वो है एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 का। दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस 2 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट x। ठीक है, तो अगर 2 ऐड हुआ तो वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड 2 यूनिट्स, नीचे हुआ तो वर्टिकल शिफ्ट डाउनवर्ड्स माइनस होने की वजह से, एंड दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी भी एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा याद रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ना, ये हमारे पास एक पैराबोला है हमेशा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या देता है, हमेशा पैराबोला देता है। अब ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसको हमारे पास बेस फंक्शन है। अगर हम इसका वर्टेक्स निकालें ना h और k, तो वो आपको मैंने 1.3 और 4 में निकालना सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पैराबोला अपवर्ड विद वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास, h और k होगा। h और k की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, a 1 है, b 0 है, c भी 0 है। तो वर्टेक्स में h का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो वो आ जाएगा 0, h 0 है। अगर आप फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट कर दें, f ऑफ 0 निकालें, तो वो y भी आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड k इज आल्सो 0, सो वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। तो ये है बेस फंक्शन हमारे पास, ठीक है, जो 0 0 से अपना फेस अपवर्ड कर रहा है।
अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पे केस में, पार्ट 2 में उसने क्या चेंजिंग की है। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखें तो फंक्शन हमारे पास था एक्स स्क्वायर, बेस फंक्शन प्लस 4, मैं यहाँ लिख देता हूं बेस फंक्शन प्लस 4, यानी पूरे के पूरे फंक्शन में कुछ एडिशन हो रही है। अब पूरे फंक्शन में एडिशन काज बनता है वर्टिकल चेंज का, ठीक है। एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड हो गया, ठीक है, तो ये पैराबोला आपका 4 यूनिट्स अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ से भी देखें तो ये 4 यूनिट्स अब आपका पैराबोला अपवर्ड हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड विद वर्टेक्स। अगर आप इसका वर्टेक्स एच और के देखें स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, एच तो जीरो है क्योंकि माइनस बी ओवर ए होता है, बी तो जीरो है, और के कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो ये पुट कर दें तो वाई 4 आ जाएगा, तो वर्टेक्स 0 4, यानी कि अब ये 0 4 से मूव करेगा, तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आ गया 4 यूनिट्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकली शिफ्ट अपवर्ड बाय 4 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखें आपको नजर आ रहा है कि पूरे फंक्शन में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। बेस फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेस फंक्शन क्वेश्चन फंक्शन को कहते हैं, बेस फंक्शन -4, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड विद वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा इसका एच और के। अगर आप वर्टेक्स निकालना चाहें तो माइनस बी ओवर ये फॉर्मूला है एच का, तो बी तो यहाँ है ही नहीं, बी जीरो है, तो एच कंपोनेंट जीरो हुआ, यहाँ पर जीरो रखें तो वाई वैल्यू -4 मिलेगी, तो ये 4 यूनिट्स डाउन आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकली, वर्टिकली शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 4 यूनिट्स। तो अगर आप फिगर से देखें तो फिगर में भी जो पैराबोला है अब वो असल फंक्शन की जगह 0 0 की जगह माइनस वाली साइड पे मूव कर गया, 0 से नीचे आ गया। चलते हैं इसके पार्ट सी पे। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर सी है, आपको नजर आ रहा है कि बेस फंक्शन में अब कुछ ऐड नहीं हो रहा, बेस फंक्शन में ऐड नहीं हो रहा, जबकि वेरिएबल के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज आ रही है, तो इसका मतलब अब यहाँ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगी। और हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग इसमें राइट वाली साइड पे होगी कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू x -4 होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या बनता है, x का स्क्वायर -8x प्लस 16 इज पैराबोला। पहली बात, पैराबोला कौन सा होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। पैराबोला अपवर्ड विद वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एच और के यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर हम इसका वर्टेक्स रफली थोड़ा सा निकालें, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16, a है 1, b है -8 और c है 16। वर्टेक्स के h कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a मींस माइनस इंटू -8/2 इंटू 1 विच इज 8/2 विच इज 4। अब ये 4 हो गया। अब अगर आपने k निकालना है तो इसमें x की जगह आपने 4 पुट करते हैं तो वो k हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर -8 इंटू 4 प्लस 16, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 16 -32, ये भी 16 ये भी 16 और ये 32, ये कैंसिल हो गया, आपके पास 0, तो वर्टेक्स आ गया 4,0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपका जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो है 4,0। 4,0 का मतलब कि अब जो आपका पैराबोला है वो बेंड करेगा अपनी शेप को, यानी उसकी जो लास्ट होगी वो होगी 4 से लेकर 0 पे वो आके मूव करेगा। तो मीन्स कि अब वो 0 0 की जगह जो बेस फंक्शन 0 0 था वो मूव कर गया 4 यूनिट राइट्स। तो हमने पढ़ा था कि अगर x के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपका फंक्शन 4 यूनिट्स राइट मूव कर जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट 4 यूनिट्स राइट while y अनचेंज्ड, y के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया,
जैसे वर्टिकल शिफ्ट में एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता, एक्स 0 ही रहता है, सिर्फ वाई में चेंज आता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल के अंदर वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता, एक्स में चेंज आता है और एक्स फोर साइड पे मूव कर जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट का आंसर अब हम जुबानी लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। दरअसल ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 प्लस 16 इज पैराबोला। होगी तो ये पैराबोला, लेकिन कौन सी होगी, अपवर्ड होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ए पॉजिटिव है। अपवर्ड विद वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या होगा, अगर आप वर्टेक्स निकालें तो वर्टेक्स आएगा -4,0, क्योंकि फार्मूला क्या है, -b/2a। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग क्या आएगी वर्टेक्स के लिए कि यहाँ पर +8 होगा तो ये +8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस कायम रहेगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे का सारा 0 ही देगा, तो ये बन जाएगा वर्टेक्स। अब -4 का मतलब आपका पैराबोला लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि एडिशन से लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टली shift 4 यूनिट्स लेफ्ट। ठीक है, अब अगर आप चाहें लिखें y अनचेंज्ड तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है। याद रखना है कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव साइड पे होता है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसकी डोमेन भी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है और इसकी रेंज भी आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलती है, यानी आपका सारे का सारा फंक्शन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अब जरा देखते हैं इसको कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज अवर बेस फंक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ x इज बेस फंक्शन। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो बेस फंक्शन है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आगे आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। इज अ बेस फंक्शन एंड है क्या, ये स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट फंक्शन whose domain and range is non-negative रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी 0 और उससे ज्यादा हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट में उसने जो चेंजिंग की है वो देखते हैं। पार्ट नंबर बी में उसने क्या किया है, फंक्शन को चेंज नहीं किया, फंक्शन के वेरिएबल के अंदर 3 यूनिट्स वो सब्ट्रैक्ट कर गया। अब 3 यूनिट सब्ट्रैक्शन का मतलब ये कि आपका जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो राइट साइड पे 3 यूनिट्स मूव कर जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट 3 यूनिट्स राइट, y एक्सिस अनचेंज्ड। y एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ा, x की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज आया है। तो अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ भी अब 0 की जगह कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, ग्राफ की शेप भी चेंज नहीं हुई, ग्राफ की लोकेशन चेंज हुई है कि 0 से वो मूव कर गया है कहां पे, 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया है, एक्स के अंदर कुछ ऐड कर दिया। कुछ एडिशन क्या सबब बनती है, लेफ्ट पे आने का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इस फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या बन सकती है, इस फंक्शन में आप -3 से लेकर आगे सारे पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हो, क्योंकि रूट फंक्शन की डोमेन के लिए जरूरी होता है कि उसके नीचे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही रहें, यानी कि x+3 must be greater or equals to 0. This implies x can be greater than equals to -3. तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन है वो -3 और उससे आगे नंबर हो सकते हैं। तो यानी आपका जो ग्राफ है वो 3 यूनिट्स लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, एडिशन सबब बनती है लेफ्ट पे जाने का, तो ये -3 से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और बिहेवियर इसका रूट वाला ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स लेफ्ट while y एक्सिस अनचेंज्ड। y एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ा, y एक्सिस वहां पे भी 0 था, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है, चेंज आया है तो सिर्फ x की वैल्यू में आया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इसकी है 0 से बड़े नंबर, 0 या 0 से बड़े नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि पूरे का पूरा बेस फंक्शन है, बेस फंक्शन के अंदर 3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकल चेंजिंग में फर्क आएगा, y एक्सिस में कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्टिकल शिफ्ट
vertically shift 3 units upward. ठीक है, because here 3 added to entire f of x is equals to रूट एक्स. ठीक है, यानी रूट एक्स के अंदर बिहेवियर रूट एक्स वाला ही है इसका, लेकिन अब 3 यूनिट्स ऊपर से स्टार्ट होगा. जैसे ही आप इसकी डोमेन का पहला नंबर 0 रखेंगे, y3 मिलेगा, इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट होगा. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है इसका रूट एक्स माइनस 3. अब आप यहाँ से याद रखें कि इसकी डोमेन क्या है. डोमेन में रूट के नीचे वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स के 0 या 0 से बड़ा, तो यहाँ पे डोमेन इसकी 0 है. अगर आप डोमेन 0 पहला नंबर पुट करते हैं तो y आपको पूरे का पूरा क्या मिलता है, -3. इसका मतलब ग्राफ अब -3 से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा. अब कुछ भी पूरे फंक्शन के अंदर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकली शिफ्ट डाउनवर्ड होगा. तो हम लिखेंगे vertically shift 3 units downward. ठीक है, because 3 subtract from entire f of x is equals to रूट एक्स. ठीक है बच्चों, तो अगर पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब y एक्सिस में चेंज आएगा, अगर पूरे फंक्शन में कुछ ऐड होता है तो y एक्सिस में अपवर्ड चेंज आएगा, और x की वैल्यू में चेंज होता है तो सब्ट्रैक्शन अगर होगी तो ग्राफ राइट पे मूव कर जाएगा, एडिशन होगी ग्राफ लेफ्ट पे मूव कर. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देन उसके बाद हम स्केलिंग. जी स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू x. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास करती है. ठीक है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से पास करेगी, यानी जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी यहाँ पे. तो ये एक आइडेंटिटी सा फंक्शन बन गया. तो इसके लिए यहाँ पे अब हम इंटरप्रिटेशन इसी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे here our base graph is आइडेंटिटी फंक्शन. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको कह गया था कि इसके बाद स्केलिंग पढ़ेंगे. एक्चुअली स्केलिंग इसी क्वेश्चन के अंदर है, इसके थर्ड पार्ट में. तो ये दोनों पार्ट्स करने के बाद हम स्केलिंग पढ़ेंगे. इस आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट्स ग्राफ इज straight line passes through first and third quadrant. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है नेक्स्ट पार्ट में. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x-5. अब आप देखें कि आपके बेस फंक्शन में क्या हुआ, बेस फंक्शन में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया. बेस फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट होना y एक्सिस में चेंजिंग की निशानी होती है, और सब्ट्रैक्शन बताती है कि आपका ग्राफ अब वर्टिकली डाउन हो जाएगा इतने यूनिट्स. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में, here ग्राफ इज vertically shift down by how many units, 5 units. So अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो y इज इक्वल टू x की जो लाइन थी वो कहाँ से पास कर रही थी, ओरिजिन से, जबकि ये जो पास करेगी यहाँ पे अगर आप x 0 रखेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, और अगर y 0 रखेंगे तो x आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. तो ये आपके पास दो इंटरसेप्ट इसके बन गए हैं, यानी कि अब ये ग्राफ आपका 5 यूनिट्स डाउन हो गया. तो ये आपके पास स्टूडेंट्स. अब यहीं पे अगर आप एट द सेम टाइम देखें, सिर्फ एक ब्रैकेट अगर मैं लगा दूं यूं करके, तो ये तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की भी रिप्रेजेंटेशन बन गई है, क्योंकि आपका ग्राफ इस वक्त आइडेंटिटी फंक्शन है. तो ये एक सेम बिहेवियर शो कर रहा है एट अ टाइम. आल्सो यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो. अगर आप इसको ब्रैकेट के बगैर देखें तो ये आपके पास एक्सिस के पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर आप ब्रैकेट के साथ देखें तो एक्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है. दैट्स वाई आपको नजर आ रहा होगा कि ग्राफ एट अ सेम टाइम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी हो गया, वर्टिकली शिफ्ट भी हो गया.
तो सब्ट्रैक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट होगा और सब्ट्रैक्शन की वजह से ही वर्टिकली डाउन शिफ्ट भी होगा। तो ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। अब यहां से आगे आपने लिखना है आल्सो ग्राफ इज, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिटी फंक्शन में डबल बिहेवियर चलता है। ग्राफ इज हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हाउ मेनी, माइनस है तो राइट होगा, राइट बाय 5 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आपने इसको देखने का नजरिया चेंज करना है। अगर आप इसको इस नजरिए से देखते हैं कि एक्स में चेंज आ रहा है, तो एक्स में चेंज आने की वजह से ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इस नजरिए से देखते हैं कि पूरे फंक्शन में चेंज आ रहा है, तो इस हिसाब से ये वर्टिकली डाउन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, डुअल बिहेवियर रखेगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। जी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है x+5। अब ये भी एक डुअल बिहेवियर है। आइडेंटिटी फंक्शन के y इज इक्वल टू एक्स में अगर देखें तो एट अ सेम टाइम ये x में भी चेंज आ रहा है और पूरे फंक्शन में भी चेंज आ रहा है। तो ग्राफ भी यही बिहेवियर शो कर रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है और लेफ्ट पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो आंसर इसके लिखेंगे, हेयर एज आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ shows dual behavior. It is horizontally कितने यूनिट्स, horizontally left shift and vertically upward by 5 यूनिट्स। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं जो इंटायर एक ही टाइम में डबल बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसका अगला पार्ट है 5x विच इज स्केलिंग, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि शिफ्टिंग जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से होती है, जबकि स्केलिंग जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की वजह से होती है। अब हम पहले स्केलिंग का यूनिट टॉपिक पढ़ते हैं, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलिंग हमारे पास क्या है। जी स्टूडेंट्स, स्केलिंग के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। जैसे कि बच्चों हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग या वर्टिकल शिफ्टिंग आपकी ग्राफ की पोजीशन को चेंज कर देते हैं या राइट लेफ्ट या अप डाउन मूव करवा देते हैं। इसी तरह स्केलिंग क्या काम करती है, स्केलिंग आपके ग्राफ को स्ट्रेच भी कर सकती है, यानी कि फैला भी सकती है, वाइडर कर सकती है, या फिर आपके ग्राफ को कंप्रेस कर सकती है, बेंड कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि कंप्रेस का मतलब बेंडिंग है। ठीक है, कंप्रेस का मतलब बेंड हो गया ग्राफ और स्ट्रेच का मतलब वाइडर हो गया ग्राफ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को हम इंटरनेशनल बुक से भी पढ़ेंगे। मैं बुक का रेफरेंस और बुक का जेपीजे भी यहाँ पे अटैच करूंगा। आपकी बुक में स्केलिंग की जो डेफिनेशन दी गई है वो बड़ी सादा सी है, सिंपल सी है, जो कि ग्राफ को देख के समझ आती है, लेकिन हम साथ ही साथ अटैच करेंगे इस जेपीजी को भी। वहां से भी आप वर्टिकल स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन को और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग की डेफिनेशन को देख लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस यूं नहीं कह सकते, बस यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में दो कैटेगरीज में चेंज किया गया है, जबकि स्ट्रेचिंग को या कंप्रेसिंग को इंटरनेशनल बुक्स के अंदर स्केलिंग के लिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर किया गया। तो ऐसा कोई इतना बड़ा कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये वाली डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है वो विजिबली और देखने में भी बहुत ज्यादा आसान है, तो आपने इसी को फॉलो करना है, लेकिन फिर भी मैं जेपीजी अटैच कर दूंगा। अब आते हैं स्केलिंग के ऊपर। स्केलिंग में दो चीजें होती हैं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब ग्राफ बेंड हो रहा है, पतला हो रहा है, और जहां पे स्ट्रेचिंग का वर्ड आएगा ग्राफ खुल रहा है या वाइड हो रहा है। अब स्केलिंग होती कब है, स्केलिंग इज अ नॉन रिजिड। जैसे हमने रिजिड के बारे में पढ़ा था कि रिजिड बॉडी या रिजिड चीज जो है वो सख्त होती है, उसमें बेंडिंग के चांस नहीं होते, जबकि नॉन रिजिड के अंदर आपके पास चांस होते हैं कि आपकी जो चीज है वो लचकदार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिजिड ग्राफ है, यानी ग्राफ लचकदार होने से मुराद ये है कि ग्राफ की शेप में भी चेंज आ सकता है और उसकी पोजीशन में भी चेंज आ सकता है, जबकि रिजिड ग्राफ ऐसा होता है कि जिसकी पोजीशन में चेंज आ सकता है लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होती। तो स्केलिंग के अंदर ग्राफ की फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी, ग्राफ बेंड भी हो सकता है, ग्राफ स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है, ग्राफ वाइडर भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि स्केलिंग एक रिजिड चीज, नॉन रिजिड चीज है। स्केलिंग इज अ नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल ट्रांसलेशन इन विच शेप और साइज ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है तब्दील होना, कि
फिर इसको मैं रिलेट करता हूँ शिफ्टिंग के साथ। शिफ्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ना शेप चेंज होती है ना साइज चेंज होता है, सिर्फ लोकेशन बदलती है। जबकि स्केलिंग के अंदर शेप और साइज दोनों चेंज हो सकते हैं, और अगर साथ ही साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाए तो फिर शिफ्टिंग भी इसमें हो सकती है। तो स्केल विल मल्टीप्लाई और डिवाइड कोऑर्डिनेट। स्केल कब होता है, स्केल में जब आप एक्स कोऑर्डिनेट को या वाई कोऑर्डिनेट को, भाई हिसाब है, या पूरे फंक्शन को या सिर्फ एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ, तो फिर इसके अंदर स्केलिंग आ जाती है। तो जिससे ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ की लोकेशन भी चेंज हो जाती है और ग्राफ की अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, बोथ स्केलिंग एंड शिफ्टिंग कैन हैपन एट अ टाइम। एक ही वक्त में किसी ग्राफ के लिए स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, कि असल ग्राफ की जगह आपका ग्राफ शिफ्ट भी हो जाए और उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी आ जाए, या वो बेंड हो जाए या वो स्ट्रेच हो जाए। तो सादे से लफ्जों में अपनी बात को कंप्राइज करते हैं स्टूडेंट्स, स्केलिंग का मतलब ये होता है कि ग्राफ अपनी असल शक्ल भी चेंज कर ले, ठीक है, और ग्राफ अपने साइज में भी तब्दीली ले आए। ठीक है, जबकि शिफ्टिंग में ग्राफ अपनी असल शक्ल और साइज को तब्दील नहीं करता, सिर्फ अपनी लोकेशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्केलिंग की दो टाइप पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। जी स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मल्टीप्लाइज और डिवाइड। जी स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मल्टीप्लाइज और डिवाइड every x coordinate by a constant while y constant remain unchanged। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपकी तब होगी, यानी कि आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा या कंप्रेस करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड करेगा या अपवर्ड करेगा, सॉरी लेफ्टवर्ड करेगा या राइटवर्ड करेगा। ये बेस करता है कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा। अच्छा याद रखें, शिफ्टिंग के दो केसेस थे, या हॉरिजॉन्टल राइट शिफ्ट था या लेफ्ट शिफ्ट था, जबकि स्केलिंग के चार केसेस हैं। कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो सकता है एक्स के साथ, कोई नेगेटिव नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, या कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड हो सकता है। तो चार केसेस बनते हैं, दो केसेस में स्ट्रेचिंग होती है, दो केसिंग में कंप्रेसिंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको एक्स क्यूब का ग्राफ नजर आए। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये जो सॉलिड लाइन है, बिल्कुल सख्त लाइन लगी हुई है, डॉटेड के अलावा जो लाइन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन एक्स क्यूब की है। कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब द ग्राफ ऑफ -2x क्यूब इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप देखें तो सबसे पहले चले मैं आपको एक्स क्यूब का बताता हूँ, फिर -x पे जाता हूँ। ये है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करती हुई, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा करें ना तो वो यूं बनेगा, ये जो तीसरे क्वाड्रेंट से शुरू होगा और पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अच्छा, कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्यूब बाहर है और x को मल्टीप्लाई किया गया 2 से। इसका मतलब यहाँ पहला केस है कि कोई पॉजिटिव नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब आप कोई पॉजिटिव नंबर x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट ये बनता है द ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर आप गौर से देखें बच्चों, जो f ऑफ ये जो डॉटेड ग्राफ है, डॉटेड, ये ग्राफ है 2x क्यूब का। तो अब आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो जरा सा बड़ा है, बेंड हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि ये जो, सॉरी बेंड हुआ कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि 2 मल्टीप्लाई होगा तो ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया मतलब कंप्रेस हो गया, दब गया। ठीक है, इसके मुकाबले में ये थोड़ा तंग हो गया। तो अब आपने लिखना है कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाए तो ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो जाता है। और कैसे लाइन लिखनी है? आपने लिखना है द ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2, यानी मल्टीप्लाई करने से क्या होता है जी? कंप्रेशन होती है। अब यही चीज सिनेरियो उठाकर आ जाए माइनस वाले पे। इफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, ठीक है, देन y इज इक्वल टू -2x क्यूब इज कंप्रेस्ड। देखें मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना वो x क्यूब लिखा है, लेकिन मैंने जो ग्राफ बनाया है वो कंपैरिजन के लिए -x क्यूब का बनाया है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो सॉलिड लाइन है ये एक ग्राफ है
जो कि दूसरे से चौथे में मूव कर रहा है। ये सॉलिड लाइन जो है ना, मैं एरो की मदद से बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना। असल क्वेश्चन क्यूब का है, लेकिन मैंने माइनस के एक्स क्यूब का बनाया है ताकि हम माइनस वाले नंबर के साथ कंपैरिजन कर सकें। जैसे ही हमने अपने एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया, -2 के साथ, नेगेटिव नंबर से, तो ग्राफ में मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होती है, कंप्रेशन। हम लिखेंगे ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर आप गौर फरमाएं तो जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो तो मूव करता है तीसरे से पहले की तरफ, लेकिन जैसे ही आपने -2 से मूव कराया, एक तो ग्राफ थोड़ा तंग हो गया, छोटा हो गया, और दूसरा उस फ्लिप हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो दूसरे से पहले तीसरे से पहले में जाता है, लेकिन -2 एक्स क्यूब का जो ग्राफ है, एक तो कंप्रेस हो गया और दूसरे से चौथे में भी मूव हो गया। यानी -2 से मल्टीप्लाई करने से एक तो ग्राफ में कंप्रेशन हो जाती है और दूसरा ग्राफ में ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राफ चला जाता है। तो दो बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है, कहीं नोट कर लें कि जब भी आपका फंक्शन एक्स वैल्यूज, फंक्शन की सिर्फ एक्स वैल्यूज किसी नंबर से मल्टीप्लाई होंगी, अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो ग्राफ कंप्रेस होगा सेम डायरेक्शन में, और अगर कोई वो नेगेटिव नंबर होगा तो ग्राफ कंप्रेस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये तो थे मल्टीप्लाई के केस। अब आ जाए डिवीजन के केस में। अगर आप अपने फंक्शन को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, मैंने x को डिवाइड कर दिया, सॉरी फंक्शन को डिवाइड करने से मुराद यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है ना, तो फंक्शन में x की वैल्यूज को 3 से अगर आप डिवाइड कर दें तो ग्राफ स्ट्रेच होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो उसको आपने लिखना है, ये जो डॉटेड, ये जो ग्राफ है ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये वाला, जिसकी अपनी असल हालत ये है। लेकिन जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया, आपका ग्राफ खुल गया, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, ये डॉटेड ग्राफ जो है वो एक्स क्यूब का बाय 3 का ग्राफ है, एक्स क्यूब बाय 3 का ग्राफ, सॉरी एक्स बाय 3 के क्यूब का ग्राफ है। तो बच्चों, आपने जब कोई फंक्शन डिवाइड होगा, कोई नंबर डिवाइड होगा एक्स की वैल्यू से, तो आपने लिखना है ग्राफ ऑफ दिस इज स्ट्रेच बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन सेम डायरेक्शन। और यही अप्लाई कर रहे हैं आप नेगेटिव पे। जब किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ग्राफ कम स्ट्रेच होगा, खुलेगा और फ्लिप भी हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अपनी बात को कंप्रेस करता हूं कि जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो ग्राफ कंप्रेस होता है सेम डायरेक्शन में, जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो ग्राफ कंप्रेस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो तो ग्राफ स्ट्रेच होता है। ठीक है, स्ट्रेच होता है सेम डायरेक्शन में, और जब नेगेटिव नंबर डिवाइड हो तो ग्राफ स्ट्रेच होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब चलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाए वर्टिकल स्केलिंग पे। अब वर्टिकल स्केलिंग भी 4 तरह की है। पॉजिटिव नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो या नेगेटिव नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, पूरे फंक्शन से। पिछले पार्ट में सिर्फ एक्स वैल्यूज के साथ था। इसी तरह पूरे फंक्शन से कोई पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड हो या पूरे फंक्शन से कोई पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू डिवाइड हो, तो 4 केसेस बनते हैं। जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि मल्टीप्लाई होना कंप्रेशन का बायस बनता है और डिवाइड होना स्ट्रेचिंग का बायस बनता है। यहाँ पर भी यही है। A vertical scaling multiplies और divides every y coordinate। सिर्फ इसमें चेंजिंग्स का ख्याल रखना है। जो इंटरनेशनल बुक्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें जब आप किसी नंबर को किसी पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमने पढ़ा है कि ग्राफ कंप्रेस होता है, और ऑब्वियसली ग्राफ कंप्रेस होता नजर भी आता है। ठीक है, लेकिन वो रिलेट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस कंप्रेस होता नजर आता है, जबकि आप इसी कंप्रेशन को दूसरे वर्ड्स में वर्टिकल स्ट्रेचिंग भी कह सकते हैं। वो हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन आपने बस बेसिक याद रखना है कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो कंप्रेशन होता है, और जब कोई नंबर डिवाइड हो तो स्ट्रेचिंग होती है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अ वर्टिकल स्केलिंग मल्टीप्लाइज डिवाइड्स एवरी y कोऑर्डिनेट बाय कांस्टेंट व्हाइल लीविंग x कोऑर्डिनेट अनचेंज। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने ली है वो है मॉड x। अगर आपके पास एक फंक्शन है y मॉड x का, और आप उस पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मैंने कंपैरिजन लेकर ग्राफ बनाए हैं। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि डॉटेड लाइन इज अ फंक्शन ऑफ मॉड x। मैं फिर भी एरो लगा के बता देता हूँ, दिस इज द मॉड x फंक्शन। ठीक है, जैसे ही आपने बच्चों अपने फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, आपका फंक्शन जो है वो कंप्रेस हो गया। अगर आप गौर करें तो ये जो सॉलिड फंक्शन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x टू x। तो फंक्शन क्या हो रहा है, अपनी असल पोजीशन से
कंप्रेस होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं यूं फिंगर्स रखता हूं तो ये आपके पास ये है, तो ग्राफ आपका सुकड़ गया, कंप्रेस हो गया। अब ये एक्स एक्सिस के हिसाब से कंप्रेस हुआ है। किसके हिसाब से? एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस पे खड़े होकर देखें तो मॉड एक्स का ग्राफ खुला हुआ है और ये आपका थोड़ा सा बेंड हुआ है। लेकिन वर्टिकली अगर आप देखें ना इस चीज को, वर्टिकली ये ग्राफ शार्प हो गया है, स्ट्रेच हो गया, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया। तो राइटर्स, जो फॉरेन राइटर्स हैं, वो टू के साथ या किसी भी नंबर के साथ किसी फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग में, वर्टिकल स्ट्रेचिंग। लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी बुक्स हैं उसमें इसी चीज को एक्स एक्सिस के हिसाब से देखा जाता है, और एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो ग्राफ ऑफ 2x इज कंप्रेस्ड बाय 2, ठीक है। तो अगर आप वाई एक्सिस के हिसाब से देखें तो वाई एक्सिस के हिसाब से ये जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, तेज हो गया है, लेकिन शार्प हो गया। लेकिन जब आप इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं तो ये कंप्रेस हो गया या बैंड हो गया। तो बच्चों इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसमें रखना है कि जब भी आपके पास में मल्टीप्लाई हो तो सारे का सारा रिजल्ट आपने एक्स के हिसाब से देखना है, आपका ग्राफ कंप्रेस हो रहा है। आपने इंटरनेशनल ऑथर्स की उसके बात को नहीं इस तरह से फॉलो करना, क्योंकि वहां वो इस चीज को वर्टिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये ग्राफ वर्टिकली बहुत शार्प हो जाता है, और बाकी ये वर्टिकली शार्प हो रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के हिसाब से ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है। तो आपने बस कंप्रेशन याद रखनी है कि 2 से या किसी भी नंबर से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो कंप्रेस्ड होता है। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे ही आपने मॉड एक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों देखें मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो ये होता है पॉजिटिव, लेकिन -2 की वजह से इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और ये असल फंक्शन की निस्बत थोड़ा सा सुकड़ भी गया है, ठीक है, कंप्रेस भी हो गया है। तो इसके लिए आप लिखेंगे अगर -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्राफ ऑफ -2 मॉड एक्स इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय -2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन सबब बनता है किसका? जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन उसके साइन के साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो ये मैंने फॉरेन ऑथर्स की बात डिस्कस की थी, इसको आपने इतना कंसीडर नहीं करना। चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो आपके पास ये है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लाइन मॉड एक्स का ग्राफ है। अब कोई भी नंबर हमने डिवाइड किया है, अब डिवाइड करना सबब बनता है स्ट्रेच करने का, वो ग्राफ को खोल देता है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्स बाई 2। तो जैसे ही कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड हुआ तो ग्राफ इज स्ट्रेच और वाइडर बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन सेम डायरेक्शन। इसी तरह जब आप नेगेटिव से करेंगे तो नेगेटिव मॉड एक्स का ग्राफ ये सॉलिड लाइन है, लेकिन जैसे ही 2 से डिवाइड हुआ तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। तो आपने लिखना है ग्राफ ऑफ दिस इज स्ट्रेच और वाइडर बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं अब थोड़ी सी समरी लिखने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स इस बारे में थोड़ा सा क्यूरियस होंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कंप्रेशन कब होती है या कंप्रेस्ड कब होता है। कंप्रेस्ड जब आपके पास क्या हो जी, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी दो केस हैं, सेम डायरेक्शन में होगा इफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई। अच्छा, ग्राफ स्ट्रेच कब होगा? स्ट्रेच का मतलब वाइड, वाइड यानी खुल जाएगा, और कंप्रेस का मतलब बेंड यानी तंग हो जाएगा। बेंड को अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो नैरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ आपको नैरो होता नजर आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका नया ग्राफ नैरो या तंग हो जाएगा। स्ट्रेच कब होता है जी? स्ट्रेच होता है डिवाइड के लिए, और ये भी दो तरह से होता है। सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा अगर आप नेगेटिव नंबर से। तो इससे ज्यादा मजीद एक्सप्लेन इसको नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें 4 पे जिसमें स्ट्रेचिंग हुई हुई है। जी स्टूडेंट्स, ये है रिमेनिंग पार्ट जिसमें अब आप देख रहे हैं कि पूरे फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये भी आइडेंटिटी होने की वजह से दो बिहेवियर रखता है। अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो ये फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स था। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं कि अगर पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो, इफ 5 इज मल्टीप्लाई विद y देन, अच्छा कोई पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो वर्टिकली फिर क्या होगा, ग्राफ कंप्रेस्ड हो जाएगा। हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई विद y द ग्राफ इज कंप्रेस्ड
अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई क्या क्रिएट करती है, कंप्रेशन क्रिएट करती है। ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y values by 2 in सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि +5 था। अब जरा इसको दूसरे सिनेरियो में लिख देखें और उसका आंसर खुद लिखें। इफ 5 इज मल्टीप्लाई विद x, अगर 5 को हम कंसीडर करें कि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का सबब बनती है, तो हम लिखेंगे ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए यहाँ डुअल बिहेवियर था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका आंसर अब आप सोच लें कि क्या लिखना है। -5 है और मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे फंक्शन से भी और x की वैल्यू से भी, एट द सेम टाइम डबल बिहेवियर है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y values by 2 y values by 5 in opposite direction। ये मैंने जो आंसर लिखा है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है y एक्सिस के हिसाब से। मैंने कंसीडर किया है कि पूरे y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको कंसीडर कर लें अगर ब्रैकेट लगाकर x के साथ, तो आपका आंसर बनेगा ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 5 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप गौर करें तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बनता है, और इसका ग्राफ जो है वो आपके पास फ्लिप भी हो गया है, तो माइनस की वजह से ये फ्लिप भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन है। एक्स क्यूब का जो फंक्शन है ये बड़ा रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आप y को 1 रखें तो ये 1 देगा, सॉरी x को अगर आप 1 रखते हैं ना तो ये आपको 1 देगा। आप 2 रखते हैं तो ये आपको 8 देगा। जैसे ही आप 3 करते हैं ये बूस्ट कर जाएगा 27 पे, यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करें तो यूं इसका बिहेवियर बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेस फंक्शन है। इसके बारे में इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हम लिखेंगे बेस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बस इसके बारे में इंटरप्रिटेशन यही है। ठीक है, जिसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब चलते हैं इसके पार्ट बी पे कि इसके अंदर चेंजिंग क्या की है उसने। जी बच्चों, एक्स क्यूब के अंदर असल फंक्शन था एक्स क्यूब, उसके अंदर कुछ ऐड हुआ। उसके अंदर कुछ ऐड होना सबब बनता है वर्टिकली शिफ्ट का। एडिशन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन शिफ्टिंग करवाती है। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, अगर आप इसको ग्राफ को गौर से देखें तो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। लेकिन ये जो ग्राफ है ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ। तो आप दोनों ग्राफ्स को देखें, एक ग्राफ 0 से पास कर रहा है, 1 ऐड होने की वजह से अब ये 1 यूनिट ऊपर चला गया। तो अब हम यहां लिखते हैं कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज वर्टिकली शिफ्ट अपवर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 1 यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बच्चों। अगर आप इसके ग्राफ को भी देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। अब पूरे फंक्शन में से कुछ सब्ट्रैक्ट होना इन अंदाजा लगाता है कि आपने फंक्शन को डाउन कर देना है, ग्राफ को 1 यूनिट। तो अगर आप ग्राफ से भी अंदाजा लगाएं तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये वाला जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 का ग्राफ है। तो इसका मतलब अब आपका ग्राफ 1 यूनिट डाउन से शुरू होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राफ is vertically shift down by how many units, 1 यूनिट। ये 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 1 यूनिट डाउन होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 1 क्यूब। अब फंक्शन के अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फंक्शन की वैल्यू के अंदर यानी x के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया। अब x के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट होना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट का सबब बनता है, और ये हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट होगा। सब्ट्रैक्शन जो है वो राइट शिफ्ट होती है। तो अगर आप ग्राफ्स को देखें तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेकिन जो डॉटेड ग्राफ है, डॉटेड ग्राफ आपका क्या होगा, ये देख लें राइट साइड पे मूव हो गया, ये यहां से बेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इसको एरो बनाता हूँ, दिस इज दी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो बच्चों अब आप इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ग्राफ इज हॉरिजॉन्टली
शिफ्ट राइट टू हाउ मेनी यूनिट्स, 1 यूनिट। माइनस हुआ तो राइट शिफ्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान, इसका आंसर अब आप जुबानी दे सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ ऐड हो रहा है तो ग्राफ लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ ग्राफ डायग्राम से नजर भी आ रहा है कि डॉटेड ग्राफ जो है वो एक्स क्यूब प्लस 1 का है और ये लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। तो हम लिखेंगे ग्राफ इज हॉरिजॉन्टली लेफ्ट शिफ्ट 1 यूनिट। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द बेस फंक्शन। बेस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज अ पैराबोला। ये एक पैराबोला है, अपवर्ड है, विद वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स एच और के। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका वर्टेक्स, अगर हम स्टूडेंट्स हम बी अगर हमारे पास जीरो होना तो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होता है। यहाँ पे बी जीरो है तो एच कंपोनेंट जीरो होगा। अगर एच जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट करें तो के आप निकाल सकते हैं, विच इज 4। ये चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है। एच कंपोनेंट का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो एक शॉर्ट सा नोट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इफ बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एच कंपोनेंट इज जीरो। ठीक है, तो वर्टेक्स का एच कंपोनेंट भी जीरो होता है क्योंकि बी एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी ओवर 2a। तो अगर बी ही जीरो है तो फिर तो ये भी सारे का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर एच जीरो है तो के निकालने के लिए आप एक्स की जगह वो एच का वैल्यू जीरो पुट करें तो वो क्या आपके पास के निकल आएगा। तो वर्टेक्स है इसका 0 4। तो ये वर्टेक्स 0 4 से बैंड कर। अब देखते हैं कि फंक्शन में इसके अंदर क्या चेंजिंग की गई। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 3। अब यहाँ क्या हो रहा है, बेस फंक्शन क्या था आपके पास, बेस फंक्शन था एक्स स्क्र प्लस 4। अब उसने किया क्या है, बेस फंक्शन के अंदर कुछ ऐड कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेस फंक्शन के अंदर यानी पूरे फंक्शन के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट होना काज होता है कि आपका फंक्शन वर्टिकली डाउन चला गया। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं तो हेयर एफ ऑफ एक्स इज vertically shift down by 3 units। ठीक है, अब आपका जो पैराबोला है वो होगा अपवर्ड ही, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करें तो ये पैराबोला बनता है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाएगा। वर्टेक्स पहले क्या था, पहले जो एक्स स्क्र प्लस 4 का वर्टेक्स था वो तो था 0 और 4, लेकिन अब जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा वो भी मैं आपको बता सकता हूं। अगर हम इसका वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स तो वो होता है एच और के। अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट हटाएं, तो ये बनता है एक्स स्क्र प्लस 1, यही बनता है ना, प्लस 4 और माइनस 3 प्लस 1। इसका वर्टेक्स निकाल लें, इसका वर्टेक्स यहाँ बी जीरो है तो एच जीरो होगा, जीरो पुट करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा 1। तो अब नया जो वर्टेक्स है वो 0 और 1 है, यानी फंक्शन अब आपका 0 और 1 से बेंड करेगा, जबकि जो बेस फंक्शन था उसमें वो बेंड कर रहा था 0 और 4 से। तो 4 से लेकर अब ये 1 पे आ गया, तो इसका मतलब कितने यूनिट्स डाउन हुआ, ये 3 यूनिट्स डाउन हुआ। तो यहां से पता चल गया कि ये 3 यूनिट्स आपका फंक्शन डाउन हो गया। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो आपने सिर्फ यहां तक बताना था 3 यूनिट्स। ये मैंने आपको बताया है कि वर्टेक्स 0 4 से 0 1 पे आ गया, तो इसका मतलब 3 यूनिट्स डाउन हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे फंक्शन में कुछ ऐड हो रहा है। तो पूरे फंक्शन में कुछ ऐड होना इस बात का सबब है कि फंक्शन आपका वर्टिकली उतने यूनिट्स ऊपर चला गया है। तो हम लिखेंगे बेस क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस 4, उसके अंदर 3 ऐड हुआ, इसका मतलब हेयर एफ ऑफ एक्स इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली शिफ्ट अपवर्ड बाय 3 यूनिट्स। अगर आप इसका वर्टेक्स निकालना चाहें तो इसका वर्टेक्स क्या निकलेगा वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कितना फर्क आया है। अगर आप इसको देखें ना तो सॉल्व करें तो ये बनता है एक्स स्क्र प्लस 7, ब्रैकेट्स हटा दें, सॉल्व करें। यहाँ बी जीरो है तो इसका मतलब एच जीरो होगा। अगर एच जीरो है तो फिर के क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करें, के 7 होगा। तो नया वर्टेक्स बच्चों आपका बन गया 0 से 7। तो जो ओरिजिनल वर्टेक्स था वो था 0 4, 0 4 से 0 7 पे जाने का मतलब फंक्शन 3 यूनिट्स ऊपर चला गया, और यहाँ पे भी प्लस होना बताता है कि फंक्शन 3 यूनिट्स ऊपर चला गया। तो ये एडिशनल काम है जो मैं कंसेप्चुअली करवा रहा हूँ, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें बेस क्या थी आपके पास, बेस थी आपके पास एक्स स्क्र प्लस 4। अब यहाँ पे प्लस 4 तो अपनी जगह है, एक्स के अंदर -3 ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी -3 हो रहा है एक्स के अंदर। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली चेंज आएगा और फंक्शन आपका कितने यूनिट्स आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट्स राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स इज हॉरिजॉन्टली horizontally shift how many units, 3 units right। सब्ट्रैक्शन राइट शिफ्टिंग का सबब बनती है, शिफ्ट horizontally 3 units right। अब इसके लिए मैं आपको वर्टेक्स बता रहा हूँ कि नया वर्टेक्स क्या बनेगा, लेकिन फाइंड करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये असाइनमेंट समझ लें। जो वर्टेक्स मैं बता रहा हूँ वही वर्टेक्स आपका भी आना चाहिए, ठीक है। नया वर्टेक्स आएगा स्टूडेंट्स 3 और 4। देखिए पहला वर्टेक्स क्या था, इसका बेस वर्टेक्स था 0,4। अब 3 यूनिट्स आगे जाने का मतलब है कि 0 से 3 यूनिट्स ये राइट मूव करे, तो नया वर्टेक्स 3 4। अब ये 3 4 आपने मुझे प्रूफ करके देना है, इसको सॉल्व करें, इसका वर्टेक्स फाइंड करें, वो यही आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप देखें तो बेस फंक्शन आपका क्या था, बेस फंक्शन था एक्स स्क्र प्लस 4, जिसका वर्टेक्स था 0,4। अब 4 की जगह 4 है, एक्स के अंदर 3 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट होगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 यूनिट्स। और इसका जो नया बनेगा वर्टेक्स वो क्या होगा, इसका नया वर्टेक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने फाइंड करना है नया वर्टेक्स। स्टूडेंट्स आप कंसेप्चुअली देखें, पहले वर्टेक्स था 0,4, 3 यूनिट्स लेफ्ट लेके हैं, तो नया वर्टेक्स -3,4 होना चाहिए। ग्राफ से भी नजर आ रहा है कि नया वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से पैराबोला अपना बेंड कर लेता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने प्रूफ करना है, वैसे कंसेप्चुअली नजर भी आ रहा है। ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी पैराबोला का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर स्केलिंग और कंप्रेशन आपको बताई जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पहले भी हम पढ़ के आए हैं, इसके बारे में हम क्या लिखते हैं, इट इज पैराबोला, पैराबोला अपवर्ड विद वर्टेक्स। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा जो माइंड में सोच ले कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। अभी मैंने एक टेक्निक बताई थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 हो तो h कंपोनेंट भी 0 होता है, तो यहाँ b तो है ही नहीं, तो h 0 हो गया। h 0 है तो इसका मतलब h को x की जगह आप पुट करें तो y का आंसर जो होगा वो k होगा, वो भी 0 है। वर्टेक्स 0 0, ये हो गया पैराबोला। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या चेंजिंग लाया है वो देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने सीखा था यहाँ पे कि अगर कोई नंबर किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कंप्रेशन होती है, पॉजिटिव किया जाए तो पॉजिटिव साइड पे कंप्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ को पहले आप देखें, ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्योंकि ग्राफ मैंने सॉफ्टवेयर पे बनाया है, सॉफ्टवेयर का नाम मैंने आपको बता दिया, मैथ वे लिख लें या डीमोस भी आप यूज कर सकते हैं, डीमोस, DEMOS, डीमोस। ये भी एक फ्री टूल है जो ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है। मैथ वे यूज हो सकता है या साइंटिफिक वर्क प्लेस यूज हो सकता है, ये तीनों चीजें आप ग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है ये था असल ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया ग्राफ आपका ये डॉटेड हो गया। अब ये डॉटेड ग्राफ आपको कैसा बिहेवियर नजर आ रहा है, कौन सा ग्राफ इन दोनों में से बेंड है, बेंड मतलब कंप्रेस है, कंप्रेस या बेंड एक ही बात है, ठीक है। तो हमें ये चीज कंप्रेस होती नजर आ रही है। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई हुआ, नया ग्राफ कंप्रेस हो गया, सुकड़ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ इज compressed by changing y values by 3 in same direction, ठीक है। क्योंकि हमने पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया था 3 से, इसलिए चेंजिंग y वैल्यूज लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके पास इसका सोल्यूशन। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट पे गौर करें तो -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो होगा, कंप्रेशन का सबब भी बनेगा। देखें जो असल फंक्शन है -x² का ग्राफ, वो तो बेंड, सॉरी, बहुत ज्यादा वाइडर है, लेकिन जैसे ही -3 से मल्टीप्लाई हुआ ग्राफ सुकड़ गया, तो आपने लिखना है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब आपने लिखना है ग्राफ इज compressed by changing y values by
3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है आपने कि होगा कंप्रेशन ही। देखिए नजर आ रहा है ना कि असल ग्राफ जो है वो वाइडर है, जो नया ग्राफ है वो सुकड़ गया है, कंप्रेस हो गया है। तो कंप्रेस हुआ है लेकिन -3 की वजह से डाउनवर्ड हो गया, पैराबोला डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्केयर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम चेंजिंग आ रही है वाई की वैल्यूज में। अब डिवाइड होना क्या कॉज करता है, देखें ये जो आपको सॉलिड लाइन नजर आ रही है, ये सॉलिड लाइन, ये y इज इक्वल टू एक्स स्केयर का ग्राफ है। लेकिन जैसे ही 3 से डिवाइड किया तो डॉटेड लाइन बन गई, ये ग्राफ क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग। जी स्टूडेंट्स, चेंजिंग में क्या लिखेंगे, एक्स वैल्यूज? नो, हम लिखेंगे चेंजिंग वाई वैल्यूज। क्यों? क्योंकि पूरे फंक्शन को डिवाइड किया गया। चेंजिंग वाई वैल्यूज बाय 3 इन सेम डायरेक्शन। तो याद रखें डिवीजन जो है वो हमेशा क्या कॉज करती है, स्ट्रेचिंग कॉज करती है। और ये आपको कंपैरिजन ग्राफ में नजर भी आ रहा है। अगर मैं इसको खुद से बनाता तो एक टाइम में 2 ग्राफ बनाने पड़ते, टाइम भी लगता। तो ये दोनों ग्राफ बने हुए हैं। पहला ग्राफ आपको ये नजर आ रहा है, जो नया ग्राफ है वो वाइडर हो गया, इसका मतलब वो स्ट्रेच हो गया। तो डिवाइड हमेशा स्ट्रेच करता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका असल फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, लेकिन उसे आपने -3 से डिवाइड करवा दिया। अब डिवीजन है, और डिवीजन क्या काम करती है, डिवीजन आपकी स्ट्रेचिंग का काम करती है, ग्राफ को खोल देती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो माइनस की वजह से ये डाउनवर्ड हो गया। असल ग्राफ जो -x स्केयर का मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया है, वैसे x स्केयर में ऊपर बनता है लेकिन मैंने कंपैरिजन के लिए नीचे बनाया है इसको, ताकि आपको दोनों ग्राफ का कंपैरिजन में दे सकूं। ये डाउनवर्ड हो गया, असल ग्राफ थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया डॉटेड ग्राफ आप देखें स्ट्रेच हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग। क्योंकि आप पूरे फंक्शन को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 7 पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि डिवाइड जो है वो ग्राफ को स्ट्रेच करता है, ग्राफ को खोल देता है, वाइडर कर देता है। आप किसी कॉपी पे लिख लें कि स्ट्रेचिंग, वाइडर होना या ग्राफ का एक्सपैंड होना, ये एक ही मायने में आता है। और ग्राफ का बेंड होना, ग्राफ का कंप्रेस होना या ग्राफ का नैरो होना, ये एक मायनों में आता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग इन x वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन है। पिछले पार्ट 7 में पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए जुमला चेंज हो जाएगा, चेंजिंग x वैल्यूज आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में हम क्या लिखेंगे, दिस इज द बेस फंक्शन आल्सो पैराबोला अपवर्ड। ये पैराबोला अपवर्ड है और इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है 0 0। चलते हैं नेक्स्ट में उसने क्या किया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें और इसके दूसरे पार्ट में फर्क ये था कि यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि उस फंक्शन में 3 जो है वो बाहर था। अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, ग्राफ जरा देखें आप। ये जो सॉलिड लाइन का ग्राफ है ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, लेकिन जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया या कंप्रेस हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग, पहले हम लिखते थे बाय चेंजिंग y वैल्यूज, क्योंकि फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहां लिखेंगे x वैल्यूज, क्योंकि x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चेंजिंग x वैल्यूज, थ्योरी वही रहेगी, बाय 3 इन सेम डायरेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट में अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर दिया गया है। अब y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर दरअसल अगर आप देखें तो ये +3x होल स्क्वायर के ही इक्वल है। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा जो पिछली टर्म में आपने पढ़ा, पिछली शेप में, और इसके ग्राफ में भी डायग्राम यही बनेगी, क्योंकि नेगेटिव जो है वो होल स्क्वायर की वजह से फिर पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स वाई इसकी डायग्राम भी पिछले क्वेश्चन वाली बनेगी, और वही रिजल्ट आपने यहाँ लिखना है कि ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 3 इन दी सेम डायरेक्शन। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में अगर आप देखें, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में,
तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या बनता है स्टूडेंट, देखिए डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जो है वो स्ट्रेचिंग का वाइस बनती है, और हम लिखेंगे ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन दी सेम डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन को देखें और इसको देखें, दोनों सेम चीज है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आना एक ही बात है, तो जो ग्राफ इसका होगा वही ग्राफ नेक्स्ट वैल्यू का भी होगा। तो यहाँ पे भी इसका जो रिजल्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो बाहर है। तो आपने लिखना है ग्राफ इज स्ट्रेच बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन सेम डायरेक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, दिस इज द बेस फंक्शन, दिस इज द बेस फंक्शन, पॉजिटिव डोमेन एंड रेंज विद 0, ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसकी डोमेन रेंज होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि उसने नेक्स्ट में क्या किया। जी बच्चों, यहां पर देखें आप, यहाँ पे x के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ग्राफ इज, मल्टीप्लाई है तो कंप्रेस होगा, इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x values by 2 in same direction। यानी x एक्सिस के हिसाब से ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो गया, लेकिन फॉरेन ऑथर्स इसको अपनी बुक में लिखते हैं कि ग्राफ जब कंप्रेस होता है तो थोड़ा शार्प हो जाता है, यानी डबल रेशो के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फॉरेन ऑथर इसको अपनी बुक में इसको वर्टिकल स्ट्रेचिंग लिखते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसको हॉरिजेंटल कंप्रेसिंग लिखते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में है 2 रूट एक्स। अब देखिए पूरे फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे ग्राफ इज compressed by changing y values by 2 in same direction। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन का कॉन्सेप्ट रखते हैं ना, तो फॉरेन ऑथर जो हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट रखते हैं, और वो ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि अगर आप 1 से, इफ c इज ग्रेटर देन 1 देन स्ट्रेचिंग, ठीक है, इन सी एफ ऑफ एक्स, और अगर c आपका 0 और 1 के दरमियान में है तो कंप्रेसिंग होगी, ठीक है, सी एफ ऑफ एक्स में। तो ये स्टूडेंट्स आपने इस डेफिनेशन को ऐसा फॉलो नहीं करना, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में हो सकता है कि बहुत से लोग कहें कि ये जी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरह से बयान किया गया है, तो हमने विजुअलाइज करके कंसेप्ट को देखना है। आपकी बुक में एक ही वे को रखा गया और बड़ा अच्छा वे है वो, कि उन्होंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को निकाल के सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे बात रखी है, तो वो एक अच्छा तरीका है। वैसे ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी ये, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है और सी जिसमें हमने एक नोट पढ़ा था कि शिफ्टिंग और स्केलिंग जो है वो एट द सेम टाइम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्राफ क्या हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से कंप्रेस्ड हो रहा है बाय 2 वैल्यूज, ये चेंजिंग 2 वैल्यूज इन वाई, और शिफ्ट जो है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड भी हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जुमला, इसके लिए हम एक जुमला लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली बात तो स्केलिंग की वजह से क्या होगा, compressed by changing y values by 2। देखिए यहां तक के लिए ये हो गया, और +3 जो है वो वर्टिकल शिफ्ट का सबब बनेगी, और लिखेंगे क्या, एंड वर्टिकली शिफ्ट by 3 यूनिट्स इन सेम डायरेक्शन। तो बच्चों अगर आप देखें इसके ग्राफ को, ये है आपके पास रूट एक्स का ग्राफ, लेकिन जैसे ही 2x रूट एक्स हुआ ग्राफ शार्प भी हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस भी हुआ, वर्टिकली स्ट्रेच भी हुआ, और 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, 2x + 5। अब जरा यहाँ पे आपने गौर से देखना है,
ये जो 2x+5 है ना स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2x+5 को हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लूं तो x+5/2 यूं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखें, पहली बात, x के अंदर कुछ ऐड होना लेफ्ट शिफ्ट का सबब बनता है। यस, ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 5/2 यूनिट्स, और पूरी x की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई होना कंप्रेस्ड का सबब बनता है बाय x वैल्यूज। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले ग्राफ इज हॉरिजॉन्टली शिफ्ट बाय 5/2 यूनिट्स। लेफ्ट ऐड हुआ ना तो लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, एंड कंप्रेस्ड, और ये पूरे फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई होना क्या बनता है? एंड कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x values by 2 in सेम डायरेक्शन। तो बच्चों यहां पे स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों इकट्ठे थे। अगर आप ग्राफ को देखें तो असल ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन ये ग्राफ शिफ्ट हो गया लेफ्ट पे और थोड़ा सा शार्प भी हो गया। शार्प होने का मतलब, मैं फिर रिपीट करूं, एक्स एक्सिस की निस्बत ये कंप्रेस हुआ है, लेकिन वर्टिकली ये स्ट्रेच हो गया, शार्प हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो फॉरेन ऑथर्स अपनी बुक्स में इस ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच लिखते हैं, लेकिन हम पिंडी बोर्ड फेडरल बोर्ड की बुक में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।